एंड रजा ISPC सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वह भौतिक साइंस रेलवे स्पीडी वाला जो हम लोग चला रहे थे उसमें पार्ट 1 वीडियो मेरा हुआ था। आज हम आप लोगों के बीच पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूँ। जो भी बच्चे रेलवे और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये भी वनडे लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो आज मेरा टॉपिक है बरनौली प्रमेय। क्या है मेरा टॉपिक पर बरनौली प्रमेय, और हम हर एक पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है इसमें क्या है, बरनौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है। तो जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। यानी कि बरनौली प्रमेय ये कहता है कि जिस स्थान पे द्रव का वेग यानी कि वेग अधिक होगा वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरनौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा, द्रव चालित संरक्षण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, द्रव चालित संरक्षण के बारे में बताता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बरनौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है। याद रखिएगा, गहरा जल शांत बहता है। गहरा जल क्या बहता है, शांत बहता है। गहरा जल क्या बहता है, शांत बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने पर क्या बोला है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा सभी दोस्तों, बरनौली के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जब भी आंधी आएंगे घर का छप्पर जो उड़ जाएगा वो कहेगा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बरनौली के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर वायु दाब नीचे की वायु दाब से कम होता है, इस वजह से क्या होता है, वह उड़ जाते हैं। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है किसके सिद्धांत पर, तो बरनौली के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, वायुयान के ऊपर उठने या फुहारा कार्य करता है किसके सिद्धांत पर, तो बरनौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सेंट स्प्रे आधारित है बरनौली के सिद्धांत पर। जो सेंट स्प्रे मारते हैं ना अपने बॉडी पे या जो भी कपड़ा उपड़ा पे, वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो बरनौली के सिद्धांत पर आधारित है। सभी साथी याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये सब। अगला क्वेश्चन है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बोलिएगा बरनौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कैसा कैसा पॉइंट है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो भी बरनौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है तो वेंचुरी मीटर से। किससे मापा जाता है, वेंचुरी मीटर से मापा जाता है द्रव के प्रवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल आवर्त गति क्या होता है, पहला पॉइंट है। चलिए, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं, तो दोलन गति कहते हैं। याद रखिएगा, इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं, तो दोलन गति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, तो आवर्त काल कहलाता है। मात्रक सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रक और सेकंड कहलाता है। याद रखिएगा, एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, तो आवर्त काल यानी कि मात्रक सेकंड कहलाता है। अगला, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको आवृत्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। याद रखिएगा, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं, तो आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, नहीं बदलती है। याद रखिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, बिल्कुल नहीं चेंज होती है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड होता है। याद रखिएगा, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितने समय का होता है, 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। किस पर नहीं करता निर्भर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तब पर
प्रत्यायन बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रत्यायन बल कहते हैं। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। याद रखिएगा, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर करता है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है लोलक की गति। याद करिएगा, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखिएगा, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी लड़की या लड़का झूला झूल रहा है, वह खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा ना, जो ऊपर नीचे करने वाला क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी करने पर उसका आवर्त क्या हो जाएगा? √2 गुना बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी पेंडुलम की लंबाई को जब हम 2 गुना करने पर तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? √2 गुना हो जाती है। क्या गुना हो जाएगी? √2 गुना हो जाएगी। जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब लोलक की लंबाई क्या कर दी जाती है? चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा दुगुनी हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाता है। याद रखिएगा, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। गर्मियों में क्या हो जाती है? सुस्त होती है। उसे क्या कहते हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग एवं तरंग गति। तरंग एवं तरंग गति, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य है यांत्रिक तरंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य है क्या है? तो यांत्रिक तरंगे। जल तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जल तरंगे कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। याद रखिएगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि यानी कि साउंड। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एकॉस्टिक। याद रखिएगा, ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। किसमें होता है? सॉलिड में होगा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, गैसों में होती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। याद रखिएगा पॉइंट। अगला, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल का क्रम किस प्रकार होता है? तो सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद दर, उसके बाद गैस में होगा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद दर, उसके बाद गैस, यानी कि सबसे ज्यादा ठोस में, बिचला दर और सबसे कम गैस में होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है? तो एल्युमिनियम ठोस में 6120 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से होता है। एल्युमिनियम के ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। याद रखिएगा, किस ठोस में पूछे तो बोलेंगे एल्युमिनियम के ठोस में। अगला, किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? गैस बोले तो हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से होगा, बाद बाकी में कम होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व, डेंसिटी पर निर्भर करता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि की वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, जल में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा या स्टील में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। याद रखिएगा, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा, क्या होती है? बदलती हुई प्रतीत होती है। अगला, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण बढ़ जाती है। याद रखिएगा, डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। याद रखिएगा, किसमें क्या है? याद रखिए, डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात क्या होता है? तो मैक संख्या के बराबर होता है। मैक संख्या के बराबर होगा। अगला, पराध्वनिक चाल सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या कितनी होती है? तो 1 सेकेंड से अधिक होती है। कितना से? 1 सेकेंड से अधिक होती है। अति पराध्वनिक चाल यानी कि हाइपरसोनिक
की हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या कितनी होती है? तो 5 से अधिक होती है। याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाता है? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ जाता है। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या निर्भर होता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा बच्चों। अगला, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त आर्द्रता वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? क्या होता है? तो अधिक होता है। याद रखिएगा। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त यानी कि आर्द्रता वायु में ध्वनि की चाल क्या होता है? तो अधिक होता है। ध्वनि का तारत निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होता है, क्योंकि महिला का आवाज का तारत अधिक होता है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होती है 45 डेसिबल होती है। कितना होता है? तो 45 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल होता है। कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल होती है। जोर से बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 50 से 60 डेसिबल होती है। याद रखिएगा। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 95 डेसिबल। कितना होता है उसको? 95 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि को इंसान यानी कि मानव का कान सुन नहीं सकता। याद रखिएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह की बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। याद रखिएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या सुनने के लिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का क्या होता है? परावर्तन होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड तक। कितना था? 1/10 सेकेंड तक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हृदय की धड़कन सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। हृदय की ध्वनि किससे सुनते हैं? तो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया था? तो रेतेलेनेक ने किया था। रेतेलेनेक ने की थी, जो फ्रांस का है। किसने? फ्रांस का। अगला, ध्वनि तरंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। कैसी करती है? लंबवत करती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे कहलाती है। याद रखिएगा। अगला, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? तो श्रव्य तरंगे कहलाती है। श्रव्य जो इंसान सुनता है इसके बीच की आवाज को, मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है प्रासरव्य तरंगे। प्रासरव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव है ना। सोनार तकनीक में उपयोग होता है प्रासरव्य तरंगों का। प्रासरव्य तरंगों का उपयोग होता है। प्रासरव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली, ये सब सुन सकता है। याद रखिएगा। प्रासरव्य तरंगे को कौन सा सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और डॉल्फिन, मछली आदि, डॉल्फिन, मछली आदि वगैरह ये सब क्या है? सुन सकता है। याद रखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कान सुन सकता है श्रव्य तरंगों को, यानी कि श्रव्य तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? तो याद रखिएगा, ध्रुवण घटना घटित नहीं होती है। याद रखिएगा आप लोग। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट। चलिए, वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। याद रखिएगा। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए यानी कि पाथ के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मैक्सवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है किसकी? तो फोटोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? तो फोटोन की बनी होती है। एक्स
किरणों, गामा किरणों, अवरक्त किरणों, पराबैंगनी किरणों, दृश्य विकिरण होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग के। किसके होते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग के होती है। याद रखिए, एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण होती है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के, विद्युत चुम्बकीय तरंग के होती है। अगला, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? WC रोएंटजन ने किया था। WC रोएंटजन ने की थी एक्स किरणें की खोज। चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाता है तो एक्स किरणों का। किसका? तो एक्स किरणों का खोज किया जाता है। याद रखिएगा, चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाता है तो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का उपयोग होता है? तो एक्स किरणों का। किसका होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक्स किरणों का खोज होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का प्रयोग होता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग होता है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण क्या है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी है। हाँ, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी है। याद रखिएगा, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? तो अवरक्त तरंगे होती है। क्या कौन होती है? तो वो होती है अवरक्त तरंगे। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है। अगला, अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्सेल ने किया था। किसने किया था? तो विलियम हार्सेल ने किया था। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है तो पराबैंगनी किरणों का। किसका? तो पराबैंगनी किरणों का होता है। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? जोहान रिटर ने किया। किसने किया था? जोहान रिटर ने किया था। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है तो कॉस्मिक किरणें कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कॉस्मिक किरणें कहलाता है। कॉस्मिक किरणें होती है तो आवेशित कण होते हैं। कैसे होते हैं? तो वह आवेशित कण होती है। दृश्य किरणों की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। याद रखिएगा, दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। किसे? आयन मंडल में परावर्तित होती है। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे जैसी होती है। याद रखिएगा, प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। सेल्यूलर फोनो, रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में उपयोग होता है तो रेडियो तरंगों का। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा दोस्तों कि सेलुलर फोनो, रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में उपयोग होता है रेडियो तरंगों का। किसका? तो रेडियो तरंगों का। रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है तो रेडियो तरंगों का। किसका? तो वह रेडियो तरंगों का प्रयुक्त होता है। अगला, MRI मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का। किसका? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, MRI मशीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो अपश्रव्य तरंग। कौन सा तरंग है? तो अपश्रव्य तरंग। याद रखिएगा, हृदय के कंपन से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो अल्ट्रासोनिक तरंग। कौन? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। याद रखिएगा, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक होता है तो एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है बाबू? एंगस्ट्रॉम होता है। तो चलिए आज अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं जिसका नाम है उष्मा यानी कि हीट। क्या है? हीट। उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। याद रखिएगा, उष्मा एक प्रकार की हीट है, एनर्जी है, ऊर्जा है। उष्मा की इकाई क्या होता है? जूल, कैलोरी व अर्ग, ये तीनों होता है। याद रखिएगा, उष्मा का ऐसा इकाई पूछे तो जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है और अर्ग भी होता है। याद रखिएगा, 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्राओं को क्या कहते हैं? तो कैलोरी कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है, याद रखिएगा, 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻6 जूल होता है। 10⁻2 जूल होता है। याद रखिएगा, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻2 जूल होता है। अगला पॉइंट है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म उष्मा का। याद रखिएगा, थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। याद रखिएगा, चांदी से उष्मा बहुत अच्छे से क्या होता है? पास कर जाता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसके? तो विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं? तो याद रखिए, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस
से बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होता है उसको क्या कहते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। याद रखिए विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम या पर केल्विन भी कहते हैं। जूल या किलोग्राम या केल्विन, इन तीनों के नाम से जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक। जूल, किलोग्राम और केल्विन तीनों होता है। दोनों निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो उनके तापमान पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, उनके तापमान पर निर्भर करते हैं। याद रखिएगा नियत ताप पर पदार्थ की आवश्यकता में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, तो गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गुप्त ऊष्मा। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल, किलो या किलोग्राम या कैलोरी या प्रति ग्राम होता है। जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। याद रखिएगा जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है चालन, संवहन एवं विकिरण। क्या है, चालन, संवहन एवं विकिरण है अगला। इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला पॉइंट, ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। किसके